नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में ओमान की राजधानी मस्कत पहुंचे। ओमान के सुल्तान के साथ कल वार्ता होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, ग्लोबल साउथ देशों की आवाज बनने के लिए भारत और इथियोपिया को एकजुट होना चाहिए। इथियोपिया की 2 दिन की सफल यात्रा संपन्न। संसद ने भारतीय बीमा कंपनियों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति वाला विधेयक पारित किया। 70 से अधिक अधिनियमों को निरस्त करने वाले विधेयक को भी मंजूरी दी। लोकसभा में विकसित भारत जी रामजी विधेयक पर चर्चा हुई। भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा का स्थायी उपयोग और संवर्धन विधेयक पारित। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शांति वार्ता विफल होने पर यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाकों का विस्तार करने की चेतावनी दी। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 क्रिकेट मैच कोहरे के कारण देर से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज 2 दिन के दौरे पर ओमान पहुंचे। जॉर्डन और इथियोपिया की सफल यात्राओं के बाद प्रधानमंत्री ओमान की राजधानी मस्कत पहुंचे हैं। मस्कत हवाई अड्डे पर रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद ने श्री मोदी का स्वागत किया। उन्होंने भारत ओमान रक्षा सहयोग को मजबूत करने और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में मस्कत हवाई अड्डे पर गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद का आभार व्यक्त किया। मस्कत में भारतीय समुदायों के सदस्यों ने उनका स्वागत कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। अपने 2 दिन के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कल ओमान के सुल्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हितों के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। वह एक बिजनेस फोरम में दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स को संबोधित करने के साथ छात्रों और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ओमान सल्तनत के सुल्तान हैथम बिन तारिक के निमंत्रण पर यहाँ का दौरा कर रहे हैं। श्री मोदी के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी है। यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऐसे समय हो रहा है जब भारत और ओमान अपने राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ओमान से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं राजेश बाली। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान की मौजूदगी में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। मस्कत में ओमान इंडिया बिजनेस डायलॉग में श्री गोयल ने कहा कि समझौते के बाद दोनों देशों के विकास में एक नया अध्याय जुड़ेगा। भारत और ओमान के बीच साझा मूल्य, परंपराएं और समृद्ध संस्कृति ही हमें कल के इस बेहद यादगार और महत्वपूर्ण दिन तक एक साथ लाने में सहायक रही हैं। कैस और मुझे 17 साल के लंबे अंतराल के बाद ओमान द्वारा किसी देश के साथ पहले मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। After 17 long years. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और इथियोपिया एक परिवार के सदस्य हैं और अधिक न्यायपूर्ण, समानतापूर्ण और शांतिपूर्ण विश्व के लिए मिलकर काम करेंगे। इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र में श्री मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ देशों की आवाज बनने के लिए भारत और इथियोपिया को एकजुट होना चाहिए। द ग्लोबल साउथ इज राइटिंग इट्स ओन डेस्टिनी एंड इंडिया एंड इथियोपिया शेयर अ विजन फॉर इट। आवर विजन इज of a world where the global south rises not against anyone but for everyone. इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की अफ्रीकी देश इथियोपिया की 2 दिन की सफल यात्रा आज संपन्न हो गई। यह यात्रा परिणामों के लिहाज से बेहद सफल और अभूतपूर्व रही। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सदियों पुराने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक सहयोग के स्तर तक ले जाना था। श्री मोदी को प्रधानमंत्री आबी अहमद अली ने इथियोपिया के सर्वोच्च पुरस्कार द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। देना हुनु इसका अहमेरिक भाषा में अर्थ है अलविदा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए इन शब्दों के साथ अपने भाषण को खत्म किया तो कई मिनटों तक पूरी संसद खड़े होकर तालियां बजाती रही। ये लोकतंत्र की जननी भारत और मानवता की जन्मभूमि इथियोपिया के बीच के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समकक्ष इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर आबी अहमद अली ने इन्हीं सदियों पुराने संबंधों को मजबूत किया और व्यापार और निवेश, नवाचार, प्रौद्योगिकी,
रक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और बहुपक्षीय सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा में संबंधों को गहरा करने, सतत कृषि, प्राकृतिक खेती और कृषि तकनीक में सहयोग करने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नए कार्यक्रम शुरू करने और छात्रवृत्ति को दोगुना करने तथा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी डीपीआई पर व्यापक रूप से काम करने पर सहमति दी। अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया की संसद में अपने भाषण के दौरान ग्लोबल साउथ की आवाज को भी बुलंद किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अदिस अबाबा, इथियोपिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 पर चर्चा शुरू हुई। ये कानून 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह लेगा। विधेयक के अंतर्गत हर वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिन की मजदूरी की गारंटी का प्रस्ताव है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये विधेयक गांवों के विकास को सुनिश्चित करेगा। 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। न केवल गरीब का कल्याण बल्कि उसके साथ गांव का संपूर्ण विकास, जो महात्मा गांधी कहते थे, एक संपूर्ण गांव, एक स्वावलंबी गांव, एक विकसित गांव का निर्माण, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। आज दोनों सदनों में महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। फिलहाल लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 पर चर्चा जारी है। इस विधेयक के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों का रोजगार प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा लोकसभा ने भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक 2025 पारित किया। इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा सुनिश्चित करना भी है। वहीं राज्यसभा ने सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा विधि संशोधन विधेयक 2025 को अपनी मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य बीमा क्षेत्र के विकास को गति देना है। सदन ने निरर्थक और अप्रचलित हो चुके कानूनों को निरस्त करने के लिए निरसन और संशोधन विधेयक 2025 भी पारित किया। भूपेंद्र सिंह के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रसार भारती ने सांस्कृतिक पहुंच को बढ़ावा देने और कार्यक्रमों के माध्यम से आय अर्जित करने के साथ साथ अपने सार्वजनिक सेवा दायित्व को पूरा करने के लिए कंटेंट सिंडिकेशन नीति 2025 का मसौदा तैयार किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि इसमें प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध डिजिटल फर्स्ट कंटेंट को भी ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार दूरदर्शन और आकाशवाणी के कामकाज और दर्शकों तक पहुंच बढ़ाने के लिए निरंतर उपाय कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि पिछले एक दशक में देश ने हर क्षेत्र में विकास किया है। नई दिल्ली में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि देश ने वित्तीय समावेशन, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने आम नागरिकों के निर्धारित प्रीमियम पर न्यूनतम बुनियादी बीमा सुनिश्चित किया है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि परिवारों को बैंकिंग, न्यूनतम बुनियादी बीमा और किफायती प्रीमियम वाली सरकारी योजनाओं तक पहुंच प्राप्त हो, ताकि छोटे और हाशिए पर रहने वाले लोग भी इसके दायरे में आ सके। बुनियादी जन स्वास्थ्य सुनिश्चित करना भी हमारी प्राथमिकता है। बेसिक होलिस्टिक हेल्थ। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा कोई भी दस्तावेज प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय से गायब नहीं मिले हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश के आरोपों का जवाब देते हुए श्री शेखावत ने कहा कि नेहरू पेपर्स 2008 में यूपीए सरकार के समय निकाले गए थे। उन्होंने कहा कि ये निजी पारिवारिक कागजात नहीं हैं, बल्कि ये देश के राष्ट्रीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगी शांति वार्ता में क्रेमलिन की मांगों को खारिज करते हैं तो रूस यूक्रेन में अपनी बढ़त को और मजबूत करने की कोशिश करेगा। शीर्ष सैन्य अधिकारियों के वार्षिक बैठक में श्री पुतिन ने कहा कि मॉस्को अपने लक्ष्यों को हासिल करने और कूटनीतिक तरीकों से संघर्ष की जड़ को खत्म करने को प्राथमिकता देगा।
भारत और अर्जेंटीना ने आज नई दिल्ली में कृषि अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये कार्य योजना वर्ष 2025 से 27 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, शून्य जुताई, स्थायी कृषि विज्ञान, मशीनीकरण और सूक्ष्म सिंचाई जैसे क्षेत्रों में सहयोग स्थापित करेगी। समझौते में विशेषज्ञ जुड़ाव और अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण भी शामिल होगा। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक सम्मेलन आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। इसका आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय ने संयुक्त रूप से किया है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने पारंपरिक चिकित्सा में भारत के लंबे अनुभव का उल्लेख करते हुए अनुसंधान, गुणवत्ता मानकों और वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के महत्व पर बल दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने सदियों पुराने ज्ञान को आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ने की संगठन की प्रतिबद्धता व्यक्त की। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में आज 5 महिलाओं समेत 11 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उन पर कुल 37 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को प्रोत्साहन सहायता के रूप में 50-50 हजार रुपए के चेक दिए गए। विकसित भारत जी राम जी विधेयक का पूरे गुजरात में व्यापक स्वागत हो रहा है। आकाशवाणी से बातचीत में किसान, ग्रामीण और ग्रामीण विशेषज्ञ इसे जमीनी स्तर के विकास के लिए एक प्रमुख उपलब्धि बता रहे हैं। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। हम ये बोलना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, जो आपने 125 दिन किया वो खुशी की बात है और हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा किया कि जो 125 दिन हमारे लिए मजदूरों के लिए बढ़ाया। मेरा नाम निखिल चापानेरी है। इस योजना को हम काफी अच्छा मानते हैं और इसकी वजह से ग्रामीण विस्तारों में ग्रामीण खेडूतों और जो श्रमिकों है उनको ज्यादा रोजगारी मिलने की तक मिलेगी और उनकी जो आवक है उसमें भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। तो उसकी वजह से हम भारतीय जनता पार्टी का खूब खूब आभार व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में परमवीर गैलरी का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदर्शित तस्वीरें देश के अदम्य नायकों को दिल से श्रद्धांजलि हैं और उनके बलिदानों के लिए देश की कृतज्ञता का प्रतीक हैं। लखनऊ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में कोहरे के कारण टॉस अब तक नहीं हो सका है। 5 मैचों की T20 श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। 5वां और अंतिम मुकाबला शुक्रवार को अहमदाबाद में होगा। उपकप्तान शुभमन गिल चोट के कारण श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। चीन के हांगझो में विश्व बैडमिंटन टूर फाइनल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग को हरा दिया है। पहले गेम में पिछड़ने के बाद भारतीय जोड़ी ने शानदार वापसी करते हुए दोनों गेम अपने नाम किए। मौसम विभाग ने कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पूर्वोत्तर में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार कल उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में शीतलहर की स्थिति रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में ओमान की राजधानी मस्कत पहुंचे। ओमान के सुल्तान के साथ कल वार्ता होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, ग्लोबल साउथ देशों की आवाज बनने के लिए भारत और इथियोपिया को एकजुट होना चाहिए। इथियोपिया की 2 दिन की यात्रा संपन्न। संसद ने भारतीय बीमा कंपनियों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति वाला विधेयक पारित किया। 70 से अधिक अधिनियमों को निरस्त करने वाले विधेयक को भी मंजूरी दी। लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी विधेयक पर चर्चा हुई। भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा का स्थायी उपयोग और संवर्धन विधेयक पारित। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शांति वार्ता विफल होने पर यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाकों का विस्तार करने की चेतावनी दी। और लखनऊ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथे T20 क्रिकेट मैच में कोहरे के कारण टॉस नहीं हो सका है। इसके साथ ही समाचार संध्या